हेलो फ्रेंड्स, इमरत एजुकेशन एकेडमी पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए वर्ग 3 और लगभग सभी टेट एग्जामों में पूछे जाने वाला टॉपिक बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध लेकर आया हूँ। यह वीडियो का पहला पार्ट है और मैं अगले पार्ट भी इसके लेकर आऊँगा। इससे पहले यदि आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन करके रखें, जिससे मैं अगले पार्ट की वीडियो डालूँ तो वो आपको नोटिफिकेशन के माध्यम से मिल सके। इस वीडियो में मैंने आपको ये थ्योरी के साथ साथ कुछ रिवीजन टेस्ट भी उसमें टेस्ट भी लिया हुआ है, उसको भी आप देखिए। तो ये देखिए आपका पहला, आप यहाँ से आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा बाल विकास की अवधारणा और इसका अधिगम से संबंध। इसमें देखिए क्या कहा गया है, विकास की अवधारणा से रिलेटिव क्या कहा गया है। ये देखिए जो आपका विकास है ना, विकास की अवधारणा, विकास की प्रक्रिया एक अविरल क्रमिक और सतत प्रक्रिया होती है। कैसी होती है? अविरल मतलब कभी ना रुकने वाली, क्रमिक एक क्रम से होती है और सतत होती है ना, कंटिन्यू मतलब चलती रहती है। विकास की प्रक्रिया में बालक का शारीरिक, क्रियात्मक, संज्ञानात्मक, भाषागत और संवेगात्मक सामाजिक विकास होता है। क्या होता है? विकास में ये सभी चीज़ आती हैं, उसका बोलने का तरीका, उसकी क्रिया करने का, संज्ञानात्मक यानी सोचने समझने का, है ना, संवेगात्मक आपके उसके जो भी संवेग होते हैं आपके, उनका विकास होता है, सामाजिक विकास होता है। तो ये सब विकास के अंतर्गत आते हैं। और विकास आपका क्या रहता है? कभी न रुकने वाली एक प्रक्रिया है जो कि आपकी मृत्यु तक चलती है। इसके बाद इसमें क्या होता है, विकास की प्रक्रिया में रुचियों, आदतों, दृष्टिकोण, जीवन मूल्य, व्यक्तित्व, व्यवहार इत्यादि विकास भी शामिल होता है। जैसे रुचियों का, आदतों का, दृष्टि, इन सब का भी इसमें विकास होता है। बाल विकास का तात्पर्य बालक के विकास की प्रक्रिया जन्म से पूर्व प्रारंभ हो जाती है। विकास की प्रक्रिया कब से? जन्म से पूर्व प्रारंभ हो जाती है। विकास की प्रक्रिया गर्भावस्था, शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था इत्यादि अवस्थाओं से गुजरते हुए परिपक्वता की स्थिति प्राप्त होती है। ये था उसका विकास की अवधारणा से संबंधित फैक्ट। इसके बाद देखिए मानव विकास की अवस्थाएं बताई गई हैं। इधर मानव विकास की कितनी अवस्थाएं होती हैं वो देखिए। सबसे पहली होती है आपकी गर्भावस्था, ये गर्भधान से जन्म तक रहती है। इसके बाद अगली आती है शैशवावस्था, ये रहती है आपकी जन्म से 5 वर्ष तक। फिर होती है आपकी बाल्यावस्था, ये होती है आपकी 5 वर्ष से 12 वर्ष तक। फिर होती है आपकी किशोरावस्था, किशोरावस्था जो होती है 12 वर्ष से 18 वर्ष तक होती है। युवावस्था 18 वर्ष से 25 वर्ष होती है। और प्रौढ़ावस्था आपकी 25 वर्ष से 55 वर्ष तक होती है। इसके बाद जो वृद्धावस्था होती है वो आपकी 55 वर्ष से मृत्यु तक चलती है। तो ये थी क्या थी आपकी मानव विकास की अवस्थाएं, है ना। ये मानव इन अवस्थाओं से होकर गुजरता है। अगला टॉपिक देखिए, अगला टॉपिक इसमें मैंने एक एक करके इनको बताया थोड़ा। शैशवावस्था क्या होती है वो देखिए। तो शैशवावस्था में क्या होता है, जन्म से 6 वर्ष तक की अवस्था को शैशवावस्था कहा गया है। इसमें जन्म से 3 वर्ष तक बच्चों का शारीरिक विकास और मानसिक विकास तेजी से होता है। इसके बाद शैशवावस्था जो होती है एक ऐसी अनुकरण और दोहराने की प्रवृत्ति पाई जाती है। शैशव ये पूछा जाता है कि अनुकरण की अवस्था जो है वो कौन सी है, तो शैशवावस्था है ना। या अनुकरण की प्रवृत्ति किस अवस्था में पाई जाती है, तो शैशवावस्था में पाई जाती है। ये क्वेश्चन बार बार बनता है। अगला हैगा आपका इस काल ये देखिए यहाँ से, इस काल में जिज्ञासा की तीव्र प्रवृत्ति पाई जाती है। इन सभी कारणों से यह शिक्षा के लिए महत्वपूर्ण काल माना गया है। कौन सा? शैशवावस्था। आइए अगला देखते हैं। अगला है आपका बाल अवस्था। बाल्यावस्था क्या होती है ये देखिए। बाल्यावस्था क्या होती है आपकी 6 वर्ष से 12 वर्ष तक। कहाँ से? 6 वर्ष से आपकी 12 वर्ष तक ये अवस्था कहाई जाती है। बाल्यावस्था के प्रथम चरण होता है जैसे 6 से 9, तो वर्ष में बालकों की लंबाई और भार बढ़ते हैं। इस काल में बच्चों को चिंतन और तर्क शक्ति का विकास हो जाता है। इस बाल्यावस्था में चिंतन तर्क शक्ति का विकास होने लगता है। बाल्यावस्था में सीखने की गति मंद होती है और मनोवैज्ञानिकों की दृष्टि से इस अवस्था में बच्चों की शिक्षा की विभिन्न विधियों का प्रयोग करना चाहिए। यदि आप
मनोविज्ञानों की माने तो आपको क्या करना चाहिए, शिक्षा की अलग अलग जो विधियाँ होती हैं उनका प्रयोग करना चाहिए। अब आप देखिए किशोरावस्था। तो किशोरावस्था क्या है, किशोरावस्था क्या है, 12 वर्ष से 18 वर्ष तक की अवस्था को किशोरावस्था कहा गया है। इस अवस्था में बालक परिपक्व की ओर उन्मुख होता है। इस काल में जो प्रजनन अंग होते हैं विकसित होने लगते हैं और इसके बाद उसके ध्यान केंद्रित करने की क्षमता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति बढ़ जाती है, उसमें स्थायित्व आने लगता है। इस अवस्था में मित्र बनाने की तीव्र प्रवृत्ति होती है और इस अवस्था को बड़े ही संघर्ष तूफान की अवस्था भी कहा गया है, ये स्टैन हॉल ने कहा है। ये कथन पूछा जाता है कि संघर्ष तूफान की अवस्था किसे कहा जाता है, तो ये स्टैन हॉल ने कहा है। आगे देखिए, आगे है आपका विकास को प्रभावित करने वाले कारक। अब विकास को प्रभावित करने वाले कारक जैसे कि इसमें दिखाई दे रहा हूँ आपको, शारीरिक कारक भी होता है, मानसिक कारक भी होता है, संज्ञानात्मक कारक भी होता है आपका, और इसके बाद भाषाई विकास भी होता है, सामाजिक विकास, संवेगात्मक, मनोगत्यात्मक और क्रियात्मक विकास। तो ये सभी विकास क्या करते हैं आपके, क्या है, विकास को प्रभावित करने वाले कारक होते हैं। जैसे आपका विकास है, जैसे शारीरिक विकास है, शरीर शारीरिक में क्या होगा आपका, भार बढ़ेगा आपका, लंबाई चौड़ाई ये सब क्या होगा, ये विकास है। मानसिक में आपका मानसिक विकास रहेगा, संज्ञान में आपका ज्ञान रहेगा, आप किसी भी चीज़ को, जैसे 2 और 2 4 है, आपको ये पता चलने लगा, फिर 2 गुणा 2 कितना 4 होता है, तो ये संज्ञान का विकास होता है, इसको कहते हैं। और भाषाई विकास में आपका बोलने से संबंधित शब्दों को ज़्यादा से ज़्यादा सीखना, सामाजिक तो आप समझते हो, तो ये सभी विकास क्या होते हैं आपके, ये प्रभावित करते हैं विकास को, है ना। अगला टॉपिक है आपका अधिगम। अब अधिगम को समझना मैंने, अधिगम का मतलब ही हिंदी में होता है सीखना। क्या, सीखना। अधिगम मतलब सीखना। तो क्या कहा गया, अधिगम का अर्थ अपने अनुभव के अनुसार अपने भविष्य के व्यवहार में परिवर्तन लाना, अर्थात अपने आप को बदल लेना। अनुभव द्वारा व्यक्ति अपने वातावरण के अनुसार विशेष स्थितियों, विशेष प्रकार की परिस्थितियों का चुनाव कर सकता है। मतलब अधिगम के माध्यम से आप अच्छे से अच्छी परिस्थिति का चुनाव कर सकते हैं अपने लिए। तो वो ये मतलब आप सीख रहे हो उस चीज़ से। फिर अधिगम एक प्रकार का क्या है, मानसिक परिवर्तन है, इसे मानसिक अवस्था भी कहा गया है। अब देखिए यहाँ पर मैंने कुछ डेफिनेशंस ली हैं 2। ऐसे पहली है गेट्स महोदय के अनुसार, अनुभव द्वारा व्यवहार में रूपांतरण लाना ही अधिगम है। मतलब आपके पास कोई अनुभव है और उससे आप क्या कर रहे हैं, अपने व्यवहार में परिवर्तन ला रहे हैं, तो यही आपका क्या है, अधिगम है। मतलब इससे आप सीख रहे हैं। तो अनुभव, ये डेफिनेशन कई बार पूछी गई है। तो देखिए यहाँ से आप इसको कोरिलेट करके याद रख सकते हैं, गेट्स, है ना। और गेट्स क्या है, एक अनुभव है, मतलब गेट पे कौन बैठता है, अनुभवी व्यक्ति बैठता है ना। तो इस तरह आप याद रख सकते हैं। अगला देखिए, अगला है ईपीएल के अनुसार, अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरणों के परिवर्तनों के अनुसरण में होता है ना। तो ये परिभाषा भी आप याद कैसे रखेंगे, पील है, और पील मतलब परिवर्तन, है ना। तो इस तरह आप परिवर्तन 2 बार आया इसमें ना, तो इस तरह आप इसको ध्यान रख सकते हैं कि अधिगम व्यक्ति में एक परिवर्तन है जो उसके वातावरण में परिवर्तनों का अनुसरण करता है। तो ये डेफिनेशन थी जो पूछी जाती है अधिगम की। अब मैंने यहाँ पे देखिए कुछ आपके लिए एक छोटा सा, मतलब ये समझिए कि ऑब्जेक्टिव टाइप कुछ प्रश्न लिए है ना। जैसे आपने जो अभी तक पढ़ा उससे क्या सीखा, इससे आपकी नॉलेज का पता चलेगा, है ना। आपके कितने सही होते हैं, आप भी अपने अकॉर्डिंग गैस करके आंसर लगाते जाइए और मुझे कमेंट कीजिए। ये देखिए पहला क्वेश्चन में कहा गया आपसे, आपकी कक्षा में एक बालक बड़ों से तू तड़ाक करके बोलता है। बालक के इस अपशिष्ट व्यवहार को दूर करने के लिए आप क्या उपाय करेंगे। ये आपके लॉजिकल क्वेश्चंस हैं ना, तथ्यात्मक, इनको समझना मेन है कि क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें जैसे कि पहला विकल्प है, बालक को सबके सामने प्रताड़ित करेंगे, तो ये तो अपन कदापि नहीं करते। बालक के माता पिता से उसे प्रताड़ित जहाँ पर भी आए, ये आपका नेगेटिव पॉइंट है, इसको कभी भी आप आंसर नहीं समझेंगे, है ना। तो ये नेगेटिव पॉइंट आप हटा के चलेंगे, आपका आंसर खुद ब खुद निकल आएगा। और जैसे सी है, बालक को समझाएंगे कि अपने बड़ों को आप करके कहा जाता था, तो साथ ही अपने छोटों से भूल कर भी तू तड़ाक नहीं करना चाहिए। और चौथा है, आप बालक को
आप कहकर संबोधित करेंगे, तो ये भी नहीं है ना। तो ये आपका विकल्प कौन सा, सी नंबर का आपका इसमें राइट विकल्प रहेगा। तो इसमें इस तरह से आप आंसर निकालेंगे। तो ये रहा आपका राइट आंसर, सी वाला। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला देखिए, पूर्व प्राथमिक शिक्षा ग्रहण करने के लिए उपयुक्त आयु है कौन सी। पूर्व प्राथमिक मतलब प्राथमिक से पहले आपको शिक्षा प्राप्त करनी है, तो कौन सी आयु उपयुक्त है, उसके लिए रहेगी आपकी 2 वर्ष से 6 वर्ष। कौन सी उपयुक्त है, 2 वर्ष से 6 वर्ष था। प्राथमिक आप समझ ही रहे हो भाई, 6 से 12 ये तो बड़ी एज है, तो छोटी रहेगी प्राथमिक के लिए। अगला क्वेश्चन है आपका, ये देखिए, आप कमेंट करते रहिए, आपको गैस करते रहिए आपके कितने राइट होते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या मानव की ज्ञान इंद्री नहीं है। मानव की इनमें से ज्ञान इंद्री बताना कौन सी नहीं है। गला, नाक, आँख, जीभ, तो ये तो तीनों जो होती हैं आपकी ज्ञान इंद्रियाँ होती हैं, गला नहीं होती है। तो इसका कौन सा विकल्प राइट रहेगा, इसमें सी वाला विकल्प सही, सॉरी ए नंबर का विकल्प राइट रहेगा। आइए अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, इसमें विकास के संबंध में क्या कहा जा रहा है। विकास के संबंध में आपको क्या संबंधित है। विकास के संबंध में निम्न में से क्या संबंधित नहीं है, मतलब विकास से क्या संबंधित नहीं है ये बताना है। तो विकास से क्या संबंधित नहीं है, इसमें देखिए, कार्य क्षमता में वृद्धि विकास संबंधित है, व्यवहार में परिवर्तन विकास संबंधित है, स्वभाव दृष्टिकोण में परिवर्तन ये विकास परिवर्तन है, आकार में परिवर्तन, ये वाला विकल्प आपका राइट रहेगा। आकार में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये मतलब आपका आकार में कोई परिवर्तन हो रहा तो उसका विकास नहीं हो रहा है। विकास का मतलब जैसे कि ये होता है, मैं आपको सही उसमें बताऊं, जैसे कोई लड़का है, अब वो 24 साल का हो गया, ठीक है, तो वो 24 साल का हो गया तो उसका आकार में तो परिवर्तन हुआ है, ठीक है, लेकिन यदि उसका दिमाग नहीं चलता, थोड़ा पागल टाइप का है, तो उसका विकास नहीं हुआ है। अब बात आपको समझ आ गई होगी। तो कहने का मतलब जरूर आकार में परिवर्तन होना आपका विकास नहीं कहलाता है। विकास ये होता है कि आप 24 साल का हुआ, 24 साल के अकॉर्डिंग आप में कितना विकास हुआ, आपने कितना विकास किया। आपका आप दिमाग काम नहीं करता है, आप मेंटली हो, तो वो आकार में परिवर्तन हुआ है, सिर्फ विकास आपका नहीं हुआ है, ये रहता है। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है आपका, आप अपनी कक्षा में कुछ छात्रों को चुनकर 6 महीने में उनमें होने वाले विकास की एक रिपोर्ट तैयार करना चाहते हैं। तो इसके लिए आप क्या चुनेंगे। प्रत्येक माह उनकी लंबाई नापेंगे, प्रत्येक माह उनका वजन ना तोलेंगे, प्रत्येक माह उनके आकार में होने वाले परिवर्तन की जांच करेंगे, या प्रत्येक माह उनकी रुचि आदतों दृष्टिकोण है ना। तो ये इसमें डी नंबर का विकल्प सही रहेगा। कौन सा, 5 का कौन सा विकल्प सही रहेगा, डी वाला। ठीक है, ये आपका आंसर रहा। आप भी कमेंट करते जाइए, आपको यदि कुछ पता है इनमें से तो आप बना पा रहे हैं तो। और ये वीडियो बहुत ही इम्पोर्टेंट्स है, इसको अधिक से अधिक शेयर करें। इसकी अगली वीडियो आपको मिल जाएगी, लेकिन उसके अगले पार्ट आपको मिलते रहेंगे। आप यदि वर्ग 3 एग्ज़ाम या किसी टेट परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर लें, जिससे आपको आगे की वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। ये देखिए 6वां प्रश्न है, आप अपनी कक्षा में बच्चों को ईमानदारी की शिक्षा देना चाहते हैं, इसके लिए आप क्या करेंगे। ईमानदारी की शिक्षा देने के लिए क्या करेंगे। बेईमान बच्चों को कठोर दंड की बात आज यहाँ पे तुरंत काट जी देख कर ही बच्चों के समझ से ईमानदारी के महत्व पर विस्तार में प्रकाश डालेंगे। ईमानदार बच्चों को पुरस्कृत करेंगे। बच्चों को ईमानदार व्यक्तियों की सफलता का उदाहरण देंगे। तो यहाँ पर आपका राइट विकल्प सी वाला रहेगा। कौन सा, सी नंबर का विकल्प इसमें करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका 7वां, विकास की सबसे जटिल अवस्था कौन सी होती है। ये विकास की सबसे जटिल अवस्था बताना, शेष अवस्था, किशोर अवस्था, युवा अवस्था या वृद्ध अवस्था। तो कौन सी होती है विकास की सबसे जटिल अवस्था, बी नंबर का विकल्प करेक्ट रहेगा, किशोर अवस्था। 8वां क्वेश्चन है, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, मैं कुछ भी हूँ, ऐसी प्रबल भावनाएं विकास की किस अवस्था की ओर इंगित करते हैं। मतलब इस तरह की भावनाएं किस अवस्था में आपको विचार किस अवस्था में देखने को मिलते हैं। तो ये मिलते हैं आपके किशोर अवस्था। ये ए नंबर का विकल्प आप में इसमें राइट रहेगा। कौन सा, ए नंबर का। तो ये होते हैं किशोर अवस्था में, मैं कौन हूँ, क्या हूँ, ये सब जानने की उसकी इच्छाएँ होती हैं। अपने आप को जानने की इच्छा बहुत होती है, मैं क्या करूँ क्या ना करूँ ना।
9वां प्रश्न, जब किसी किशोर किसी वस्तु, समस्या या परिस्थिति के लिए निजी स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता का विकास परिपक्व होने लगता है तो इस विकास को क्या नाम दिया गया है? इस विकास को क्या कहते हैं? संज्ञानात्मक विकास। बी नंबर का विकल्प इसमें सही रहेगा। मतलब भाई आप निर्णय ले पा रहे हो तो आपके संज्ञा, आपके अंदर ज्ञान है, संज्ञान है ना, इसलिए आप निर्णय ले पा रहे हो, तो ये विकास कौन सा रहेगा? आपका संज्ञानात्मक विकास रहेगा। 10वां प्रश्न देखिए, 10वें प्रश्न में क्या आ रहा है? मानव विकास एक निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, ये विचार संबंधित है। मतलब विकास निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है, तो ये जो सिद्धांत है किस सिद्धांत के ओर इंगित करता है? तो इसका राइट विकल्प रहेगा आपका बी नंबर का, निरंतरता। क्या? सतत, है ना, निरंतरता की ओर इंगित करता है कि ये चलने वाली एक प्रक्रिया है लगातार। 11वां प्रश्न है आपका, मानव विकास में निम्न किस पर निर्भर करता है? जो मानव का विकास है वो किस पर निर्भर करता है? उसकी वृद्धि पर, उसके वातावरण पर, उसकी बुद्धि पर। तो ये इसमें राइट विकल्प रहेगा, उसकी बुद्धि और वातावरण से मिलने वाली परिपक्वता पर डिपेंड करता है। आइए अगला क्वेश्चन, और आपका ये रहा अंतिम प्रश्न। यदि आपको मेरा प्रयास अच्छा लगा है तो प्लीज़ सपोर्ट करते रहिए, चैनल सब्सक्राइब कर बेल आइकन ऑन कर रखें, इससे आपको अगले आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। अगर ये है 12वां प्रश्न, उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है, इनमें से कौन सी उच्च प्राथमिक स्तर के बालक की विशेषता नहीं है? तो उच्च प्राथमिक स्तर में ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा कहाँ तक पढ़ता है? 5th क्लास तक। तो इसमें से कौन सी रहेगी? नहीं है, कौन सी विशेषता नहीं रहेगी? कार्यों में शीघ्रता से डेटिंग करना, विभिन्न प्रकार के व्यवहार का प्रदर्शन करना, या सफलतापूर्वक अनुभव करने की चाह रखना। तो इसमें डेटिंग करना, बी विकल्प आपका जो रहेगा आपका इसमें नहीं आएगा, तो बी नंबर राइट होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।